नमस्कार। इस डीप डाइव में हम देख रहे हैं 10 और 11 अगस्त 2025 की कुछ खास खबरें और उनके पीछे की बातें। खेल, इंफ्रा, पर्यावरण, रक्षा, विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय मामले, कई चीजें हैं। कोशिश रहेगी कि इनमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है वो निकालें। ठीक है, तो शुरू करते हैं खेलों से। अनु रानी ने भाला फेंक में कमाल कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर भुवनेश्वर में गोल्ड जीता। हाँ, 62.01 मीटर का थ्रो। और खास बात यह है कि 5 दिन में ये उनका दूसरा गोल्ड था। मतलब फॉर्म में है। बिल्कुल। और वर्ल्ड गेम्स में भी भारत का खाता खुला है ना? जी हाँ, चिंगदू में ऋषभ यादव ने कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। ये भारत का पहला मेडल था वर्ल्ड गेम्स में। अच्छा, ये वर्ल्ड गेम्स हर 4 साल में होते हैं, गैर ओलंपिक खेलों के लिए। हाँ बिल्कुल। और एक और नाम, रमेश बुधियाल। वो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में कांस्य मेडल राउंड तक पहुंचे। सर्फिंग में ये तो भारत में काफी नया है। वही तो, पहले भारतीय बने हैं जो वहां तक पहुंचे। महाबलीपुरम में हुई थी चैंपियनशिप। अच्छा, खेलों से आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी खबर है। कश्मीर घाटी में पहली माल गाड़ी चली है। हाँ, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मतलब यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है ना, ये पूरे जम्मू कश्मीर को देश के बाकी नेटवर्क से जोड़ने जैसा है। सही कहा। और इसमें वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भी है, चिनाब ब्रिज। हाँ, चिनाब ब्रिज, गजब की इंजीनियरिंग है वो तो। और इसी से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश में बीईएमएल रेल हब का शिलान्यास हुआ है, उमरिया और रायसेन में। बीएमएल, ये तो डिफेंस वाली कंपनी है ना? हाँ, पर वो रेल कोच भी बनाते हैं। यहाँ वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच बनेंगे। लगभग 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो मतलब स्वदेशी निर्माण को काफी बढ़ावा मिलेगा इससे। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम। अब पर्यावरण और कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात कर लेते हैं। 9 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस था। जी, ये 1969 से श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और गुजरात से एक अच्छी खबर आई विश्व शेर दिवस पर। हाँ, शेरों के लिए करीब 179 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। और सबसे दिलचस्प बात, क्या? 143 साल बाद शेर बारदा डूंगर अभयारण्य में लौटे हैं। सच में? 143 साल, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, एशियाई शेर वैसे भी आईयूसीएन की लिस्ट में एंडेंजर्ड हैं, तो ये वापसी बहुत मायने रखती है। लेकिन हमें दूसरे जानवरों पर भी ध्यान देना होगा, है ना? हाँ, जैसे वो नीलगिरी ताहर। बिल्कुल। नीलगिरी ताहर, जो दक्षिण भारत का स्थानिक स्तनपाई है, वो आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में। संरक्षण का काम कई मोर्चों पर एक साथ चलना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में क्या चल रहा है? आईएनएस संध्याक सिंगापुर गया है। हाँ, ये एक सर्वे वेसल लार्ज माने एसवीएल कैटेगरी का जहाज है, समुद्री सर्वे वगैरह के लिए। तो ये समुद्री सहयोग को दिखाता है। जी हाँ। और सीमा पर पंजाब के तरन में बीएसएफ के साथ मिलकर बाज अका एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है। बाज अखा, ये ड्रोन आजकल बड़ा सिरदर्द बन गए हैं ना? बिल्कुल, सीमा पार से निगरानी, तस्करी, इन सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये तकनीक जरूरी है। शासन की बात करें तो सिक्किम के रंगपो में नारी अदालत शुरू हुई है। समुदाय आधारित त्वरित न्याय, मतलब जमीनी स्तर पर मामलों को सुलझाने की कोशिश। अच्छा कॉन्सेप्ट है। और दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का पहला कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन खुल गया है, कर्तव्य भवन। हाँ, इससे उम्मीद है कि सारे मंत्रालय एक जगह आ जाएंगे, समन्वय बेहतर होगा। और कहते हैं कि सालाना करीब 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। 1500 करोड़ रुपए? लेकिन ये तब होगा जब सारे 10 भवन बन जाएंगे, है ना? हाँ, ये अनुमान है। देखना होगा कि असल में कितनी बचत होती है और काम कितना सुधारता है। बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी और लागत बढ़ने का खतरा रहता है। विज्ञान में कुछ खास? हाँ, हैदराबाद में एनआईएबी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक स्थापित हुआ है। पशु स्टेम सेल बायोबैंक, इसमें क्या होगा? और क्रायो स्टोरेज जैसी सुविधाएं होंगी। पशु स्वास्थ्य और शायद बीमारियों के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। दिलचस्प है। और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी कुछ है? जी, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। बजट करीब 10,900 करोड़ का है और ये मार्च 2028 तक चलेगी। इसका फोकस किस पर है? ज्यादातर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई बसों और ट्रकों पर, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेवी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक बनाने पर जोर है। अच्छा, एक समुद्री खोज के बारे में पढ़ा, वो सी स्टार वॉस्टिंग डिजीज। हाँ, एसएसडब्ल्यूडी,
जिसने 2013 से उत्तरी प्रशांत में बहुत सारी समुद्री तारा मछलियों मतलब स्टारफिश को खत्म कर दिया है। पहले लगता था वायरस है, पर अब कह रहे हैं बैक्टीरिया है, विब्रियो पेक्टिनिसीडा। सही, हाल की रिसर्च यही बताती है। इससे वो सनफ्लावर स्टारफिश जो IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। कारण बदलने से क्या इलाज का तरीका बदलेगा? हो सकता है अब शायद एंटीबैक्टीरियल अप्रोच पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये दिखाता है कि समुद्र का इकोसिस्टम कितना नाजुक है। और एक और खोज, इस बार जमीन पर छत्तीसगढ़ में। हाँ, महासमुंद जिले में देश की पहली निकल कॉपर PGE सल्फाइड खोज हुई है। निकल, कॉपर और PGE मतलब प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स। जी हाँ, ये तीनों ही बहुत स्ट्रैटेजिक धातु हैं। कैसे? निकल EV बैटरी के लिए जरूरी है, कॉपर बिजली के तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और PGE वो गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर में और कई हाईटेक इंडस्ट्री में लगते हैं। स्वच्छ ऊर्जा के लिए ये बहुत अहम है। तो इनका देश में मिलना तो बहुत अच्छी खबर है। आयात कम होगा। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर शांति समझौता हुआ है। हाँ, वॉशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की। ये विवाद तो बहुत पुराना है। क्या लगता है ये समझौता टिकेगा? कहना मुश्किल है। पहले भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन बातचीत होना हमेशा लड़ाई से बेहतर है। उम्मीद करनी चाहिए कि शांति बनी रहे। और एक और देश है जो मुश्किल में है, तुवालू, प्रशांत महासागर में। हाँ, निम्न स्तरीय द्वीपीय देश। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और उनके डूबने का खतरा है। बहुत दुखद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी कोई संधि हुई है, फलेपीली यूनियन ट्रीटी। जी, 2023 में हुई थी। इसके तहत हर साल 2080 तुवालू नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास का रास्ता मिलेगा। तो ये एक तरह से क्लाइमेट माइग्रेशन का उदाहरण है। हाँ, ये शायद भविष्य की एक झलक है, जब देशों को ऐसे जलवायु समझौते करने पड़ेंगे। इसे क्लाइमेट मोबिलिटी कहना शायद ज्यादा सही हो। और अंत में एक दुखद खबर, अपोलो 13 के कमांडर जिम लॉवेल, उनका 97 साल की उम्र में निधन हो गया। हाँ, अपोलो 13, वो मिशन जिसे सक्सेसफुल फेलियर कहा जाता है। सही, ऑक्सीजन टैंक फट गया था, लेकिन वो और उनका क्रू किसी तरह सुरक्षित वापस आ गए थे। विपरीत परिस्थितियों में इंसानी हिम्मत और इंजेन्युइटी की मिसाल थे वो। तो ये थी कुछ झलकियां, खेल में व्यक्तिगत जीत से लेकर देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक। पर्यावरण की चुनौतियां भी देखी और सफलताएं भी, जैसे शेरों की वापसी एक तरफ तो दूसरी तरफ समुद्री जीवों पर खतरा। रक्षा और शासन में नई पहलें, विज्ञान में तरक्की, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की कोशिशें और जलवायु परिवर्तन की कठोर सच्चाई। ये सब देख के लगता है कि प्रगति और चुनौतियां साथ साथ चलती हैं ना। बिल्कुल, एक तरफ हम BAML हब बना रहे हैं, नई खनिज खोज रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें सी स्टार वेस्टिंग डिजीज या तुवालू जैसे संकटों से भी निपटना है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब निकालें? शायद यही कि आगे बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। हाँ, और एक विचार के साथ खत्म करते हैं। तुवालू का उदाहरण हमारे सामने है। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक दूर का खतरा नहीं, बल्कि लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करने वाली हकीकत बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इस तरह के जलवायु समझौते या क्लाइमेट मोबिलिटी पार्टनरशिप्स वैश्विक राजनीति और मानवीय विस्थापन को किस तरह से बदलेंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इस पर सोचना जरूरी है।